हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं विज्ञान के, वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला जो चैप्टर का उसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। भोजन जो है कहाँ से आता है, पहला चैप्टर का जो नाम है उसी का हम आज देखने वाले हैं। जितने भी क्लास 6 का ऑब्जेक्टिव बन सकता था वो सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर किया हुआ है, इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रश्न का आता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो हम सभी जानते हैं, पूछ रहा है सर्वाहारी, तो सर्वाहारी जो दोनों को खाता है वो सर्वाहारी कहलाता है। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वाहारी। समझ गए। चलिए इसकी व्याख्या की तो कोई जरूरत नहीं, सभी को पता ही होगा, फिर भी इसकी व्याख्या को हम देखते हैं कि जो जंतु केवल पादप को खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है, और जो केवल जंतु को खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं, और जो दोनों को खाता है उसे सर्वाहारी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि मधुमक्खी फूल से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करते हैं, क्यों। जो मधुमक्खी होता है फूल से मकरंद को एकत्रित कर भंडारित करते हैं, तो क्यों। ऑप्शन ए है फूल और उनका मकरंद वर्षा में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। ऑप्शन बी है मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन सी है इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने पर उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। उपयुक्त में से ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों करता है, तो फूल और मकरंद वर्षा में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। समझ गए ना। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मधुमक्खियाँ फूल से मकरंद एकत्र करती है और इसे अपना छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्षा के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कहता है पौधे एवं जंतु में भोजन का मुख्य स्रोत है। क्या है, पौधे एवं जंतु भोजन का मुख्य स्रोत है। प्रश्न को फिर से पढ़िएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कि प्रश्न कह रहा है, पहला है कि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। चलिए ऑप्शन कथन नंबर बी कहता है, दो कहता है कि सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जा सकता है। ऑप्शन 3 कहता है कि कुछ पौधे दो या दो से अधिक भागों खाने योग्य होते हैं। ऑप्शन 4 कहता है कि कौवा मांसाहारी जीव होता है। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, इसका व्याख्या दिया हुआ है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कौवा एक मांसाहारी नहीं होता है। समझ गया ना। कहता है सभी पौधा कौवा जो होता है मांसाहारी ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी पौधे जड़, तना, पुष्प और पत्तियां का प्रयोग खाने योग्य भाग नहीं होता है। समझ गए ना। खाने में नहीं उपयोग किया जाता, क्योंकि पौधे के कुछ विशेष हिस्से ही प्रयोग में योग्य होते हैं। जो भोजन में हम प्रयोग करते हैं, पौधे पेड़ पौधे के सभी भाग को नहीं खाते, कुछ ही हिस्से को खाते हैं। समझ गए ना। सभी पौधे में कुछ विभिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियां तथा बीज एक ही प्रयोग में खाने योग्य होता है, किया जाता है, अर्थात कुछ पौधे दो या दो से अधिक भागों में खाने योग्य प्रयोग में किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है। समझ गए ना। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। समझ गए ना। अगला प्रश्न कह रहा है श्रुति एक को श्रुति दो से मिलान करने के लिए कह रहा है। समझ गए ना। तो ऑप्शन ए है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी किस में जाएगा, ऑप्शन ए है। देखिए सर्वाहारी ध्यान से इसे देखिएगा, तो मिलाते हैं। पहला किस में जाएगा, तो एक का 3 में जाएगा। समझ गया ना। ये जाएगा 3 में। शेर और बाघ कैसा होता है, तो दूसरे जंतु को खाते हैं। ये शेर और बाघ किसे, दूसरे जंतु को खाते हैं। समझ गया ना। चलिए अगला देखते हैं। तो जो सर्व शाकाहारी होता है वो पादप एवं पादप उत्पादक खाते हैं। जो शाकाहारी तो केवल पादप को ही खाता है। समझ गए। और जो पालक और फूलगोभी होता है वो कैसा होता है, तो पालक और जो फूलगोभी होता है ना, वो सब्जी होता है। पालक और फूल हम सभी जानते हैं कि वो सब्जी होता है, और दूध, दही, पनीर और दही ये सब कैसे इसका जंतु का उत्पाद होता है। समझ गए। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए इसका व्याख्या देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाता है। शाकाहारी पादप एवं पादप के उत्पाद खाते हैं। फल
पालक और फूलगोभी एक सब्जी होता है, दूध, पनीर, घी सभी जंतु का उत्पाद होता है। समझ गए ना? चलिए अब चैप्टर 2 का जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। चैप्टर 2 है भोजन के घटक। चलिए पहला प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है खनिज लवण, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है आहार रेशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना? ए और दो, यानी कि जो पूछ रहा है ना भोजन का पोषक तत्व कौन कौन सा है, तो खनिज और लवण और विटामिन जो है ये इसके पोषक तत्व होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या है, देखिए भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार रेशा, जिसे रुक्षांश भी कहा जाता है, जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर में का कोई पोषक पदार्थ नहीं होता है। तो ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है, तो वहाँ पे रुक्षांश जिसे रेशा कहते हैं वो कोई भी पोषक पदार्थ नहीं, उसे तो जैसे जल है उससे कोई ये जल ये कोई पोषक पदार्थ नहीं है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इसको पूरा स्लाइड में लगा देते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन बी है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन सी है विटामिन हमारे शरीर की रोग रक्षा करने में सहायक करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहता है, उपयुक्त कथन तीनों सही है। कार्बोहाइड्रेट वसा से शरीर को ऊर्जा मिलता है और प्रोटीन तथा खनिज लवण से शरीर में वृद्धि होता है एवं अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक से रक्षा करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर में सहायता करता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। अमीनो अम्ल, ये यहाँ बताना कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। समझ गए ना? पहला है अमीनो अम्ल, दूसरा है मंड स्टार्च जैसे कहते हैं, और तीसरा है शर्करा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? अमीनो अम्ल, राइट आंसर ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन होता है। ये पूछ रहा था ना कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। समझ गया ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। ऑप्शन ए है भोजन में वसा का अत्यधिक मात्रा मोटापा का कारण बनता है। चलिए बिल्कुल सही बात है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट समान मात्रा में हमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। नहीं, गलत बात। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही, 3 ऑप्शन इसका सही नहीं होता। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहता है, देखिए इसका व्याख्या हमने क्या कहा था, 1 2 3 बोला था ना, सही हो जाएगा। और ये 1 नहीं सही होगा, 2 और 3, 1 और 2 ही सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है परंतु 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा समान मात्रा में हमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। कुछ सीमा तक शरीर में लिए गए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ की उपस्थिति में जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित कर मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। समझ गए ना? इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तथा दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने भी जल की आवश्यकता होती है वह उन वस्तुओं को प्राप्त होता है, यानी कि उन अंगों को प्राप्त हो जाता है जिन्हें हमारे द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और इसे चाय वगैरह जल के रूप में लेते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने व अपशिष्ट को शरीर को बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है। समझ गए ना? इसका यहाँ पे दिया गया है विटामिन से दिया गया है, इसकी कमी से होने वाले रोग। तो हम सभी जानते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स नामक विटामिन सी की कमी से रिकेट्स। चलिए, और
विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाएगा। और विटामिन ए से क्या हो जाएगा, दृष्टि का जो ही होता है ना, दो जो दृष्टि से संबंधित, आँख से संबंधित जो बीमार है तो विटामिन ए में चला जाएगा। और डी का डी हो जाएगा, समझ गए ना, स्कर्वी। इस पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक भी, जैसे आप जो जान रहे थे सबसे पहले, हम तो ये जान रहे थे कि ए का आंसर 3 में जाएगा। अब ए का 3 देखिए सबमिट, इसमें भी है, इस प्रकार इसका इस हट गया, गलत हो गया। अब देखेंगे विटामिन बी वन का काम क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होता है, समझ गया ना। तो विटामिन मिल जाएगा कि इसमें बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 क्या है, तो चलिए ये भी छट गया। अब ऊपर का 2 रहा। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से एडिकेट ना होता है, तो विटामिन सी जाएगा किसमें, सी जाएगा 2 में। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत इजी प्रश्न था। इसकी व्याख्या बिल्कुल आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विटामिन ए तत्व और आंखों की स्वस्थ रखता है, विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है, विटामिन सी रोग से लड़ने में सहायक प्रदान करता है, ऑप्शन डी विटामिन डी हमारे अस्थि और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर में सहायता प्रदान करता है। तो इसमें कह रहा है कथन असत्य है, गलत कथन का चयन करने का रहा है, तो गलत कौन सा है, तो ऑप्शन बी है जो गलत है। विटामिन बी वन घाव भरने में नहीं बल्कि घाव भरने का काम विटामिन सी करता है, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। खनिज हो गया, यहाँ खनिज दिया हुआ है, और अभाव जन रोग, इस कौन सा, किसकी कमी से कौन सा रोग होगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होगा, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम, आयोडीन और दांत, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाएगा, समझ गया ना। लौ क्या होगा, कैल्शियम की कमी से दांत हो क्षय हो जाएगा भाई, और लोहा की मज्जा में चल जाएगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार का कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित कौन सा था, देखिए 2 और 3 जो था, क्या सॉरी 1 और 2 जो था सुमेलित था, समझ गए ना, और 3 तो भाई है सुमेलित नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है। धीमी वृद्धि जो होता है किसकी कमी से होता है, ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो विटामिन जो वृद्धि करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है या विटामिन करता है या वसा करता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो वृद्धि करने का काम होता है वो प्रोटीन का काम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। देखिए भी होता ना, अगला चैप्टर में चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है तंतु तथा वस्त्र तक। पता है धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनते हैं तथा इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन बी है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ऑप्शन सी है रेशम तंतु रेशम कीट के कोकुन अवस्था से प्राप्त किया जाता है, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तो क्या कह रहा था कि संदर्भ में कथनों का सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो गलत है, समझ गया ना। ये जूट नारियल के बाहरी आवरण नहीं होता है, समझ गया ना। देखिए इसके व्याख्या को देखते हैं। कहता है तागा अनेक तंतुओं से पतली लड़ियों से मिलकर बनती है, रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं, जूट पटसन के रेशे हैं, पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, पट और पटुआ भी कहते हैं जिसे। रेशे का उन 2 जंतुओं से प्राप्त होता है, रेशा तंतु रेशम कीट कोकून को खींचकर प्राप्त किया जाता है, भेड़ और बकरी से भी रेशम ऊट से भी प्राप्त किया जाता है, याक और बाल से भी प्राप्त किया जाता है। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जो गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन क्या कह रहा है भाई, सॉरी देखिए विचार करने के लिए कह रहा है कि उपयुक्त तंतु में से कौन सा अपशिष्ट तंतु का उदाहरण है। अपशिष्ट तंतु कौन है, अपशिष्ट तंतु फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नारियल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए ना। 2, 3, 4 सभी के सभी कैसे हैं, तो अपशिष्ट तंतु के उदाहरण है। दो देखिए 2 नंबर में पॉलिस्टर भी हो गया और नारियल नायलॉन सॉरी हो गया, और जो एक्रिलिक है ये सभी के सभी कैसे हैं, तो अपशिष्ट जो संश्लेषित तंतु का उदाहरण है ये सभी के सभी, समझ गए ना। पूछ देगा संश्लेषित रेशे का उदाहरण है तो पॉलिस्टर हो जाएगा, नारियल सॉरी नायलॉन हो जाएगा, एक्रिलिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। प्रमुख पटसन की खेती की जाती है, कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन बी है सी है सॉरी बिहार, ऑप्शन डी है असम। तो पटसन की जो खेती है मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए ना। एक दो सॉरी पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, बिहार में भी और असम में भी किया जाता है। चलिए अगला इसका व्याख्या को देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी है ना, सी है। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पटसन पादप को पुष्पासन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। रेशे का तागा बनाने की प्रक्रिया को कतई कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक दो और तीन तीनों को सही है, समझ गया ना। चलिए इसका देखते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं क्या कहता है इसकी व्याख्या। कहता है सामान्य पटसन पादप पुष्प अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप को तने को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं से पृथक कर लिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया को रुई तथा पुंज के रेशे को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसे करने से रेशे प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नया चैप्टर आ गया है, समझ गए ना। अगला अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम क्या है? वस्तुओं का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है, वस्तुओं का समूह बचाना, समझ गया ना। चलिए पहला प्रश्न कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस। क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में कौन जल में विलेय है? विलेय पूछ रहा है, समझ गया ना। तो जल में विलेय कौन कौन हो जाएगा? तो ऑक्सीजन तो जल में विलेय है ही है, सिरका भी जल में विलेय है और नींबू का रस है। और वहाँ मिट्टी का तेल जो है वो जल में विलेय नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित पर विचार करिए। स्टील का प्लेट, तेल का कागज से तेल लगा कागज, गाते की डिब्बा और कांच। कह रहा है कौन सा पारभासी है? ट्रांसलूसेंट की बात कर रहा है, निम्नलिखित कौन सा ट्रांसलूसेंट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ सॉरी बी हो जाएगा। दो और तीन दोनों है ना, दो में है तेल लगा कागज भी है और गात का जो डिब्बा होता है वो भी पारभासी होता है, समझ गए ना। देख कागज को देखते होंगे कि इसमें तेल लगाकर आदर्श से देखते हैं तो पूरी तरह से वो पारदर्शी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर वस्तुओं एक ही पदार्थ से बनी होते हैं। पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं का निर्माण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत सत्य कथन, सत्य नहीं है, गलत कथन का चयन करने का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए। केवल दो, ये जो हमारे चारों ओर वस्तुओं का एक ही पदार्थ से बनी है, ये गलत बात है। एक ही प्रकार से कैसे बना होगा, समझ गए। चलिए अगला फिर आ गया नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तो पदार्थों का पृथक्करण, समझ गए ना। पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर 5 है। पदार्थ के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है निष्पावन, समझ गए ना। फिर निस्तारण और निस्यंदन। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर पृथक्करण का विधि है कह रहा है। पृथक्करण का कौन सा विधि है? तो हम सभी जानते हैं, ये बचपन में ही पढ़ाया गया था कि कौन कौन सा है। तो निष्पावन तो पढ़े ही थे, निस्तावन भी पढ़े थे और निस्यंदन। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक दो और तीन, तीनों का तीनों सही हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? पृथक्करण की विधियां का प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी कि सही कथन को चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि किसी मिश्रण के कण के आपस में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण किया जाता है। ऑप्शन बी है रेत जल के मिश्रण से रेत भारी कण तल में बैठ जाती है और अवसाद विधि द्वारा जल में उड़ेल कर पृथक किया जाता है। और ऑप्शन सी भी सुन लीजिएगा। ऑप्शन सी है द्रव तथा उसमें आविलेय पदार्थ अवयवों का निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शन डी है वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस
को पृथक करने में किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना? इसकी व्याख्या को देखना देखिए जरूरी। राइट आंसर ऑप्शन बी देखिए किस आधार पर किया गया कि रेत का जो जल होता है, सॉरी, रेत और जल में मिश्रित रेत भारी जो कण होते हैं, भारी जो कण होता है वो तली पर बैठ जाता है, बिल्कुल सही बात है। और अवसाद की विधि द्वारा जल को उड़ेल दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, जल विलयन में कई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऐसा विलयन हो जाएगा संतृप्त विलयन हो जाएगा। चलिए अगला अपन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस पदार्थ का विलयन, सॉरी देखिए, किस पदार्थ का विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। समझिए, गर्म करेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारे चारों ओर परिवर्तन। क्या परिवर्तन आते हैं हमारे चारों ओर, वो देखेंगे। तो पहला